हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। आज है आपका 7th सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्रीज रेड सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं इजिप्ट, सूडान, सऊदी एंड जिबूती। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज रेड सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। चलिए आंसर पे पहुंचने से पहले एक बार मैप देख लेते हैं। ये देखिए आप, ये है आपका रेड सी। रेड सी के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज दिख रही है हमें? इजिप्ट, सऊदी, यमन, एरित्रिया, जिबूती एंड सूडान। तो कितनी कंट्रीज हो गई टोटल? आप कैसे याद करेंगे? देसी, हम देसी लोग हैं ना। तो कितनी कंट्रीज हैं टोटल? 6 कंट्रीज हैं। जिबूती, एरित्रिया, इजिप्ट, सूडान, सऊदी एंड यमन। तो अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इजिप्ट करती है, सूडान करती है, सऊदी करती है, जिबूती करती है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? डी 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के बारे में सही है। ऑप्शन 1, इसे नीति आयोग बनाती है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर। ऑप्शन 2, इस लिस्ट में कर्नाटका ने टॉप किया है फॉलोड बाय महाराष्ट्र। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के बारे में सही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों ही ऑप्शन सही है। इसे नीति आयोग भी बनाती है विद इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, और इस लिस्ट में कर्नाटका ने टॉप किया है इस बार, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है इनमें से कौन से कथन देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में सही है। ऑप्शन 1, इसने प्रपोजल दिया था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए सेंटर पे। 2, उस इंटरिम गवर्नमेंट में दोनों दलों के यानी कि कांग्रेस और लीग के इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे। ऑप्शन 3, मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से कथन देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में सही हैं। चलिए आंसर पर पहुंचने से पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं। ये बात है 1945 की। 1945 तक आपको पता है कि बहुत तरीके के प्लान्स आ चुके थे, बहुत तरीके के प्लान्स रिजेक्ट हो चुके थे, एक्सेप्ट हो चुके थे, और किसी भी तरीके से लेकिन फाइनली देश आज़ादी की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था। और गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि देश को आज़ादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि देश के दो सबसे बड़े दल आईएनसी और मुस्लिम लीग बैठ के आपस में एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़ने के बाद कैसे देश को संभालना है। उसके बिना ब्रिटिशर्स हमें कभी आज़ादी नहीं देते। तो इसी चीज को समझते हुए गांधी जी पहुंचे भूराभाई देसाई जी के पास और बोले कि आप प्लीज एक और अटेम्प्ट कीजिए, एक और चांस लीजिए, और प्लीज लीग से डिस्कशन कीजिए और एक वे आउट निकालिए कि किस तरीके से ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया है, जिसमें ना आईएनसी मान रही है ना मुस्लिम लीग मान रही है, उसको कैसे खत्म किया जाए। तो देसाई जी पहुंचे मुस्लिम लीग के बहुत बड़े लीडर लियाकत अली जी के पास। बात थी सन 1945 की। तो देसाई जी जब लियाकत अली जी के पास पहुंचे तो दोनों ने बैठ के कुछ डिस्कशन किया और डिसीजन क्या लिया कि उन्होंने प्रपोज किया कि ठीक है, एक इंटरिम गवर्नमेंट सेंटर पे बनाते हैं और उसमें दोनों दलों से, मुस्लिम लीग और आईएनसी की तरफ से बराबर बराबर के लोग नॉमिनेट कर देते हैं। हालांकि बाद में जब ये प्रपोजल दोनों दलों के सामने लाया गया तो दोनों दलों ने इसे बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। तो अब देख लेते हैं देसाई लियाकत पैक्ट क्या है। इसमें ऑप्शन क्या है? पहला, एक इंटरिम गवर्नमेंट का प्रपोजल दिया था जो कि सेंटर में बनाई जाए, सही। इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे कांग्रेस और लीग के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेचर में, सही। मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था, गलत। मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो ऑप्शन क्या सही हो गया? सी, 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, आपको इन माउंटेन्स को नॉर्थ टू साउथ सही क्रम में लगाना है। कौन से माउंटेन्स हैं? शेवरॉय, जवादी, पालकोंडा और नल्लामल्ला। आपको इन चारों माउंटेन्स को उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम में लगाना है। एक बार मैप पे देख लेते हैं पहले। ये है हमारा प्यारा भारत और आप इसमें दक्षिण भारत की तरफ ध्यान दें। दक्षिण भारत में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? नल्लामल्ला, उसके बाद कौन सी? पालकोंडा, उसके बाद जावदी और उसके बाद शेवरॉय। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी, नलमल, पालकोंड, जावदी और फिर शेवरॉय। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है इनमें से राजतरंगिणी के रचयिता कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं ए, कल्हन, बी, नैंडिन, सी, हरिसेन या फिर डी, हाला।
आपको बताना है राज तरंगिणी के इनमें से रचयिता कौन थे। ऑप्शन क्या सही है? ए कलहन, कलहन ने राज तरंगिणी लिखी थी और राज तरंगिणी श्रीनगर की बातें करती है और इसमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में भी लिखा हुआ है और इसके किंग अशोक के बारे में इसमें वर्णन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है इनमें से कौन से कथन जीरो आवर के बारे में सही। ऑप्शन 1, जीरो आवर एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, यानी कि ये और कहीं किसी पार्लियामेंट में नहीं देखा जाता। ऑप्शन 2, इसको कहीं पे भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो पार्लियामेंट के लिखे हैं उसमें मेंशन नहीं किया गया है। ऑप्शन 3, जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है, जैसे ही दिन शुरू होता है, उसमें सबसे पहली चीज जीरो आवर होती है। आपको बताना है जीरो आवर के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं। एक बार देख लेते हैं। जीरो आवर एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, क्योंकि ये और किसी भी पार्लियामेंट में नहीं देखा जाता। ये कहीं पे भी पार्लियामेंट की रूल बुक में नहीं मेंशन्ड है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो बिना किसी नोटिस को दिए एक देश के किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर को रेज कर सकते हैं। जीरो आवर सत्र के शुरू होते ही, जैसे ही सत्र शुरू होता है तो सबसे पहला आवर कौन सा होता है? क्वेश्चन आवर, और उसके बाद शुरू होता है जीरो आवर। और जैसे ही जीरो आवर खत्म होता है या फिर जैसे ही कहिए आपको एजेंडा शुरू करना होता है, वैसे ही जीरो आवर खत्म कर दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इट इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, सही। इट इज नॉट मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सही। इट बिगिंस विद द स्टार्ट ऑफ सेशन, गलत। स्टार्ट ऑफ सेशन के साथ क्या बिगिन होता है? क्वेश्चन आवर। तो सही ऑप्शन क्या है? सी, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है इनमें से कौन सा एम्पायर तुंगभद्र रिवर की बैंक पे लोकेटेड था। आपके ऑप्शंस हैं ए विजयनगर एम्पायर, बी चालुक्याज ऑफ वातापी, सी चालुक्याज ऑफ बादामी, या फिर महामनी किंगडम। सही ऑप्शन है ए विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर किसने एस्टैब्लिश किया था? हरिहर और बुक्का ने। किस रिवर के बैंक पे? तुंगभद्र रिवर के बैंक पे। ये देखिए, ये था हमारा प्यारा भारत, है भी। ये पुराना मैप है तो उसके हिसाब से दिखा रही हूँ मैं आपको। इसमें आप देखिए साउथ इंडिया, और इसमें ये देखिए जितना पिंक कलर से पोर्शन है ये पूरा विजयनगर एम्पायर है। और ये देखिए ये कृष्णा रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरी तुंगभद्र रिवर, तो ये इसकी बैंक पे लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है इनमें से किस पाल किंग ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, या फिर टी देवपाल 2। सही ऑप्शन है बी धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था। पाल जो डायनेस्टी थी वो किसने फाउंड की थी? इट वाज फाउंड बाय गोपाल। इनके जो सक्सेसर थे वो थे धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी। और ये कहां पर है? बिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है बेसल कन्वेंशन इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, जो भी एक देश से दूसरे देश तक जो हैजार्डस वेस्ट पहुंचाए जाते हैं और उनका डिस्पोजल किया जाता है उसके लिए, या फिर ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये, या फिर अर्थ समिट से रिलेटेड है ये। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। ये किसके बारे में है? ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। बेसल कन्वेंशन लागू किया गया 1992 में। इसके सेक्रेटरीट हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि बनाई गई है एक देश से दूसरे देश में जो हैजार्डस वेस्ट का मूवमेंट होता है उसको रोकने के लिए। और ये प्रमुख जो मेनली है ये देखा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डीस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके एरियाज में अपना हैजार्डस वेस्ट ले जाके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यूएसए चला जाए कल को युगांडा केन्या के पास और वहां पर जाके अपना जो भी हैजार्डस वेस्ट है उसको जाके डिस्पोज ऑफ कराए। तो इस चीज को रोकने के लिए ही बनाई गई बेसल कन्वेंशन, जो कि लागू हुई 1992 में। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ए ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। क्वेश्चन नंबर 10, आपको इन कमीशंस को सही क्रम में लगाना है। आपके ऑप्शंस हैं हंटर कमीशन, सेडलर कमीशन, रेले कमीशन और हार्टोग कमीशन। आपको इन सबको सही क्रम में लगाना है। एक बार देख लेते हैं। हंटर कमीशन
कब आया था? 1982 में। किस चीज के लिए? तो कैसे याद करेंगे? हंटर। हंटर कब पढ़ते हैं बच्चों को? बच्चों को पढ़ते हैं या बड़ों को भी पढ़ते हैं? छोटे बच्चों को ही पढ़ते हैं ना हंटर। बड़े बच्चों को तो मारेंगे तो वो तो हंटर पकड़ लेंगे बिल्कुल। तो इट इज फॉर प्राइमरी एजुकेशन। दूसरा क्या है? सैडलर कमीशन, जो कि आया था 1917 में। किस चीज के लिए? कैलकाटा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को रिव्यू करने के लिए। लेकिन फिर उसने पूरा स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को रिव्यू कर दिया था। तो सैडलर सैड पार्ट है। सबसे सैड पार्ट क्या है आपकी जिंदगी का? बचपन से लेके आज तक पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी आ गई, स्कूल से यूनिवर्सिटी आ गई, आप पढ़ाई किए जा रहे हैं, ये आपका सबसे जीवन का सैड पार्ट है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे कि हाँ भाई, एजुकेशन स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक की एजुकेशन को इसने रिव्यू किया था। ऑप्शन 3 रेले कमीशन, जो कि आया था 1902 में, ये भी एजुकेशन से संबंधित था। उसके बाद हार्टोग कमीशन, जो कि आया था 1929 में, ये किसके लिए आया था? मोर अटेंशन टू बी पेड टू प्राइमरी एजुकेशन। कैसे याद करेंगे इसे? हार्टोग कमीशन। हार्टोग में क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट साउंड किस चीज की आ रही है? हार्ट की। आपकी एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हार्ट। मतलब क्या है आपकी एजुकेशन का? प्राइमरी एजुकेशन। जो इसके बिना अगर आप सेकेंडरी एजुकेशन कर भी लेते तो आपको कुछ समझ नहीं आता, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। अब बच्चे को सीधे ले जाके 8th क्लास में बैठा दो, उसे कुछ थोड़ी समझ में आएगा। तो हार्टोग कमीशन किसके लिए था? ये भी प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक कमीशन था। तो अब आपको ये चारों का क्रम कैसे याद रहेगा? हर्ष। पढ़ाई करके क्या मिलता है? हर्ष उल्लास तो नहीं मिलता है हालांकि, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो हर्ष क्या हो गया? हंटर कमेटी, रेले, सैडलर और हार्टोग। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? 1, 3, 2, 4। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, 1, 3, 2, 4। इसी के साथ आपके 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।